नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं, मौलिक अधिकार। ये वो अधिकार हैं जो हम सबको मतलब हर भारतीय नागरिक को मिले हैं और हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। हमारे पास एक काफ़ी अच्छा लेख है जिसमें अनुच्छेद दर अनुच्छेद मतलब आर्टिकल बाय आर्टिकल इन अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो आज कोशिश रहेगी कि इन्हें सिर्फ जाने नहीं बल्कि समझें कि इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, ये कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ कानून की बातें नहीं है। ये असल में हर इंसान की आज़ादी, उसकी बराबरी, उसकी डिग्निटी और सुरक्षा की गारंटी है। संविधान बनाने वालों ने इन्हें इसीलिए शामिल किया ताकि सरकार मतलब राज्य अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर सके। हाँ, और हर नागरिक सम्मान से जी सके। सही कहा। ये हमारे संविधान की आप कह सकते हैं नींव के पत्थर हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली श्रेणी से, जो शायद सबसे बुनियादी है, समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। बराबरी का आइडिया यहीं से शुरू होता है। हाँ, अनुच्छेद 14 इसमें बेसिकली दो बातें हैं। एक, कानून के सामने सब बराबर, और दूसरा, कानून का समान संरक्षण। अच्छा। मतलब कानून की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं, और सबको कानून की एक जैसी प्रोटेक्शन मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं। जैसे अदालत में ये नहीं देखा जाएगा कि कोई किस जाति या धर्म का है। और फिर आता है अनुच्छेद 15, जो इसी बात को और मजबूत करता है ना, ये भेदभाव पर रोक लगाता है। बिल्कुल। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य यानी सरकार किसी नागरिक से सिर्फ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। और सिर्फ सरकार ही नहीं, जैसे दुकानें हैं, होटल हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट्स हैं या कुएं, तालाब, सड़कें हैं, इन जगहों के इस्तेमाल में भी इन आधारों पर कोई रोक टोक नहीं हो सकती। लेकिन इसी में एक चीज और है कि महिलाओं और बच्चों के लिए खास प्रावधान किए जा सकते हैं। तो क्या ये समानता के खिलाफ नहीं जाता? ये कैसे समझा जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, संविधान बनाने वाले जानते थे कि हमारे समाज में कुछ ग्रुप्स, कुछ वर्ग ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं। बिल्कुल। तो सच्ची बराबरी लाने के लिए कभी कभी उनके लिए कुछ खास करना पड़ता है। जी। इसे आप कह सकते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या संरक्षणात्मक भेदभाव। अच्छा, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, मकसद बराबरी लाना है, न कि भेदभाव करना। जैसे मैटरनिटी लीव महिलाओं के लिए है, जी। ये उनकी जरूरत को देखकर समानता लाने में मदद करता है। समझ गई। और सरकारी नौकरियों में बराबरी, उसके लिए अनुच्छेद 16 है ना, है। तो उनके लिए आरक्षण जैसे खास इंतजाम किए जा सकते हैं। ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है। हाँ, योग्यता और सामाजिक न्याय के बीच। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 17 पर, अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का खात्मा। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा सामाजिक सुधार था। बिल्कुल, निसंदेह। अनुच्छेद 17 छुआछूत को पूरी तरह खत्म करता है, और सिर्फ खत्म ही नहीं करता, इसे एक दंडनीय अपराध बनाता है। अच्छा, ये एक क्राइम है। हाँ, सोचिए, सदियों से चली आ रही है कितनी बुरी प्रथा को संविधान ने एक झटके में गैर कानूनी बना दिया। कितना क्रांतिकारी कदम था। मतलब किसी को उसकी जाति के आधार पर मंदिर जाने से रोकना, या पब्लिक नल से पानी लेने से रोकना, या किसी भी तरह से नीचा दिखाना, ये सब गैर कानूनी है। समानता के अधिकार में आखिरी अनुच्छेद है 18, उपाधियों का अंत। जैसे महाराजा, नवाब, राय बहादुर, ये सब टाइटल खत्म। इसके पीछे क्या सोच थी? सोच ये थी कि एक बराबरी वाला समाज बने। ये पुरानी उपाधियां जो थीं, वो जन्म के आधार पर ऊंच नीच बनाती थी। हाँ, एक तरह का सामंती सिस्टम था। बिल्कुल। संविधान बनाने वाले चाहते थे कि नए भारत में ये बनावटी दीवारें ना हों। इसलिए राज्य अब मिलिट्री या एकेडमिक सम्मानों के अलावा कोई और टाइटल नहीं दे सकता। यहां तक कि कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश से भी कोई उपाधि नहीं ले सकता राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना। ये कदम मेरिट को मतलब योग्यता को महत्व देने के लिए था। तो ये थे समानता के अधिकार, बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन बराबरी के साथ साथ आजादी भी तो उतनी ही जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। तो अब बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकारों की। अनुच्छेद 19 से 22, और इसमें 21A भी है। जी। अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 बहुत बेसिक आजादियां देता है, जैसे बोलने और अपनी बात रखने की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हाँ, फिर शांति से बिना हथियारों के इकट्ठा होने की आजादी, एसोसिएशन या यूनियन बनाने की आजादी, पूरे देश में कहीं भी आने जाने की आजादी, कहीं भी रहने या बसने की आजादी, और कोई भी प्रोफेशन या बिजनेस करने की आजादी। ये सब लोकतंत्र की जान है।
जैसे सरकार की किसी पॉलिसी से आप सहमत नहीं हैं, तो शांति से प्रोटेस्ट करने का अधिकार इसी से मिलता है? लेकिन क्या ये आज़ादियाँ अनलिमिटेड है? मतलब कोई कुछ भी बोल सकता है या कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मतलब वाजिब पाबंदियां लगाने की इजाजत भी देता है। अच्छा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। हाँ, हाँ। ये पाबंदियां देश की सुरक्षा, एकता, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता या दूसरे देशों से दोस्ती वगैरह के लिए लगाई जा सकती हैं। जैसे बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप हिंसा भड़काने वाला भाषण दें, उस पर रोक लग सकती है। तो एक बैलेंस है। ठीक है। और अगर किसी पर कोई क्राइम का आरोप लगता है तो उसे क्या प्रोटेक्शन मिलती है? उसके लिए है अनुच्छेद 20। ये 3 तरह की सुरक्षा देता है। पहली, आपको सजा उसी कानून के तहत मिलेगी जो जुर्म करते वक्त लागू था और उतनी ही मिलेगी जितनी तब तय थी। दूसरी, एक ही जुर्म के लिए दोबारा सजा नहीं हो सकती। डबल जेपीडी नहीं? सही। और तीसरी, किसी को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये फेयर ट्रायल के लिए बहुत जरूरी है। और फिर आता है अनुच्छेद 21, जिसे अक्सर सबसे जरूरी मौलिक अधिकार माना जाता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसका दायरा कितना बड़ा है? क्या ये सिर्फ जीने के अधिकार तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या पर्सनल लिबर्टी से सिर्फ कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के तहत ही वंचित किया जा सकता है, वरना नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत बहुत बड़े दायरे में की है। जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि इज्जत के साथ, गरिमा के साथ जीना है। अच्छा, गरिमा के साथ जीना। हाँ, और पर्सनल लिबर्टी में भी बहुत कुछ आता है। समय के साथ इसी अनुच्छेद से कई और अधिकार निकले हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार। हाँ, ये तो काफी चर्चा में रहा है। बिल्कुल। फिर स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शेल्टर का अधिकार, यहां तक कि विदेश जाने का अधिकार भी इसी में शामिल माना गया है। ये लगातार बढ़ता हुआ अधिकार है। तो मतलब बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते? बिल्कुल, वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A, वो भी इसी से जुड़ा है? हाँ, इसे 2002 में 86वें संशोधन से जोड़ा गया था। ये कहता है कि राज्य 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और जरूरी शिक्षा देगा। ये एक मौलिक अधिकार है। जी हाँ, इसे मौलिक अधिकार बनाना ये दिखाता है कि शिक्षा कितनी जरूरी है, और ये अनुच्छेद 21 के गरिमा के साथ जीने के अधिकार का ही एक तरह से विस्तार है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 की, जो गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा देता है। ये अनुच्छेद 21 से कैसे अलग है? देखिए, अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता के मूल अधिकार की बात करता है ना? जबकि अनुच्छेद 22 जो है वो जब किसी को गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है उस वक्त के प्रोसीजरल सेफगार्ड्स की बात करता है। अच्छा, प्रक्रियात्मक सुरक्षा। हाँ, अगर किसी को नॉर्मल क्रिमिनल लॉ के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और बचाव करवाने का अधिकार, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। इसमें ट्रैवल टाइम शामिल नहीं है। लेकिन इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध का भी जिक्र है। वो क्या चीज है? हाँ, अनुच्छेद 22 का दूसरा हिस्सा इसी से जुड़ा है। ये खास तरह का प्रावधान है जहां किसी व्यक्ति को जुर्म करने से रोकने के लिए सिर्फ शक के आधार पर बिना ट्रायल के हिरासत में रखा जा सकता है। बिना जुर्म किए? हाँ, जुर्म करने से रोकने के लिए। ये नॉर्मल गिरफ्तारी से अलग है। और जो अधिकार मैंने अभी बताए, कारण जानना, 24 घंटे में पेशी, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले पर या दुश्मन देश के नागरिक पर लागू नहीं होते। प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून संसद बना सकती है, और ये सिर्फ खास हालात में, जैसे देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर वगैरह के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसमें भी कुछ सेफगार्ड्स हैं, जैसे एक एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू करेगा, पर हाँ, ये एक विवादास्पद प्रावधान रहा है। समझ गया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार पर, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी इंसानों की खरीद फरोख्त, बेगार यानी बिना पैसे के जबरन काम करवाना, और इसी तरह के दूसरे फोर्स्ड लेबर पर रोक लगाता है। बंधुआ मजदूरी भी इसी में आएगी? हाँ, बिल्कुल। ये सब गैर कानूनी है और सजा लायक जुर्म है। और अनुच्छेद 24? ये खास तौर पर बच्चों के लिए है। जी, अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी फैक्ट्री, खदान या किसी और खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। खतरनाक काम मतलब ऐसे काम जो उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा या विकास के लिए हानिकारक हों, जैसे पटाखा फैक्ट्री हो गई या कांच का काम या खदानें।
मकसद है बच्चों के बचपन को सुरक्षित रखना। बिल्कुल। भारत एक सेक्युलर देश है और संविधान इसका भरोसा भी देता है। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़े हैं। हाँ, अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपने मन की आवाज सुनने मतलब अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है और किसी भी धर्म को मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। प्रचार करने का भी। हाँ, शांतिपूर्वक अपने धर्म की अच्छी बातें दूसरों को बताने का अधिकार है। लेकिन ये अधिकार भी अनलिमिटेड नहीं है। पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और स्वास्थ्य के दायरे में ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और राज्य सामाजिक सुधार के लिए या हिंदू धार्मिक संस्थाओं को समाज के सभी वर्गों के लिए खोलने के लिए कानून बना सकता है। क्या धार्मिक समूहों मतलब रिलीजियस ग्रुप्स को भी कुछ अधिकार है? जी, अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अधिकार देता है। हर धार्मिक संप्रदाय अपने धार्मिक और चैरिटेबल संस्थाएं बना सकता है, चला सकता है, अपने धार्मिक मामलों का मैनेजमेंट कर सकता है, अच्छा, प्रॉपर्टी रख सकता है और कानून के हिसाब से उसका प्रशासन कर सकता है। जैसे मंदिर ट्रस्ट होते हैं, मस्जिद कमेटियां होती हैं, चर्च होते हैं। क्या सरकार किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स का पैसा इस्तेमाल कर सकती है? नहीं, अनुच्छेद 27 साफ कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिसका पैसा किसी खास धर्म को बढ़ाने में खर्च होना हो। सरकार सभी धर्मों से बराबर दूरी रखेगी। और स्कूलों में धार्मिक शिक्षा का क्या नियम है? अनुच्छेद 28 इसमें क्लैरिटी लाता है। पहली बात, जो स्कूल पूरी तरह सरकारी पैसे से चलते हैं उनमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है। दूसरी, अगर कोई स्कूल किसी ट्रस्ट के तहत बना है जिसके लिए धार्मिक शिक्षा देना जरूरी है तो वहां दी जा सकती है, भले ही उसे सरकार से मदद मिलती हो। और तीसरी, सरकार से मान्यता प्राप्त या मदद पाने वाले किसी भी स्कूल में किसी स्टूडेंट को वहां होने वाली धार्मिक पूजा या शिक्षा में हिस्सा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जब तक कि वो खुद या उसके पेरेंट्स सहमति ना दे। अब आते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों पर। अनुच्छेद 29 और 30 ये खासकर अल्पसंख्यकों मतलब माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा करते हैं। हाँ। अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के नागरिकों के किसी भी सेक्शन को जिनकी अपनी खास भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा और साथ ही सरकारी या सरकारी मदद वाले शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए किसी भी नागरिक को सिर्फ धर्म, जाति, भाषा वगैरह के आधार पर मना नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भाषाई अल्पसंख्यक समूह है तो वो अपनी भाषा संस्कृति को बचा सकता है। बिल्कुल। और अनुच्छेद 30? अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने और चलाने का अधिकार देता है। अपनी पसंद के? हाँ, और सरकार मदद देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि वो किसी माइनॉरिटी ग्रुप का इंस्टीट्यूट है। ये अधिकार माइनॉरिटीज को अपनी पहचान और संस्कृति बनाए रखने में बहुत मदद करता है, जैसे मदरसे चलाना या कॉन्वेंट स्कूल चलाना, ये इसी अधिकार के तहत आता है। और आखिर में वो अधिकार जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ऐसा क्या खास है इसमें? ये इसलिए खास है क्योंकि ये बाकी सभी मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का तरीका है। अगर अधिकार दे दिए पर उन्हें लागू करवाने का रास्ता ही नहीं है तो वो बेकार हैं। सही बात है। अनुच्छेद 32 हर नागरिक को ये हक देता है कि अगर उसके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, और मजे की बात यह है कि ये अधिकार खुद एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए कई तरह के आदेश या रिट जारी कर सकते हैं। ये रिट क्या होते हैं? सुनने में बड़े भारी लगते हैं। हाँ, नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं पर इनका मतलब सीधा है। ये कोर्ट के खास आदेश होते हैं। 5 मुख्य रिट हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, मतलब शरीर को पेश करो। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा है तो कोर्ट उसे अपने सामने लाने का आदेश दे सकता है ताकि पता चले हिरासत सही है या नहीं। अच्छा। दूसरा, परमादेश, मैंडमस, मतलब हम आदेश देते हैं। अगर कोई सरकारी अफसर या संस्था अपना कानूनी काम नहीं कर रही तो कोर्ट उसे वो काम करने का हुक्म दे सकता है। तीसरा, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, मतलब रोकना। अगर कोई निचली अदालत अपने दायरे से बाहर जाकर सुनवाई कर रही है तो ऊपरी अदालत उसे रोक सकती है। ओके। चौथा, उत्प्रेषण सर्टिरारी, मतलब
और सूचित करो या मंगवा लेना। अगर निचली अदालत ने कोई फैसला दे दिया है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था या कानूनन गलत था, तो ऊपरी अदालत उस केस को अपने पास मंगा सकती है या फैसले को रद्द कर सकती है। ठीक है। और पांचवा, अधिकार प्रच्छा, को वारंटो, मतलब किस अधिकार से। अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर गलत तरीके से बैठ गया है तो कोर्ट पूछ सकता है कि भाई आप किस हक से इस कुर्सी पर हैं। वाह, ये तो वाकई नागरिकों के हाथ में बहुत ताकतवर टूल्स हैं। बिल्कुल, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। स्रोत में अनुच्छेद 31 का भी जिक्र था, जो अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। ये क्या मामला है? हाँ, ये जानना भी जरूरी है। शुरू में संपत्ति का अधिकार मतलब राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 में। लेकिन जमींदारी खत्म करने और भूमि सुधार जैसे सामाजिक आर्थिक सुधारों को लागू करने में ये रुकावट बन रहा था। अच्छा, तो 1978 में 44th संविधान संशोधन से इसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया। अब ये अनुच्छेद 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। तो मतलब अब सरकार कानून बनाकर संपत्ति ले सकती है? हाँ, लेकिन कानून बनाकर, मनमाने ढंग से नहीं, और आमतौर पर मुआवजा देना पड़ता है। तो अब हमारे पास मुख्य रूप से 6 कैटेगरी में मौलिक अधिकार हैं। तो अगर हम इन सभी अधिकारों को एक साथ देखें तो इनका निचोड़ क्या निकलता है? इनका बड़ा मकसद क्या है? अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो इन सब का एक ही मकसद है, एक ऐसा समाज बनाना जहां हर व्यक्ति आज़ाद हो, बराबर हो, सम्मान से जी सके और सुरक्षित महसूस करे। ये अधिकार सरकार की ताकत पर एक तरह की लगाम है। ये पक्का करते हैं कि सरकारें लोगों के प्रति जवाबदेह हों और उनके बेसिक राइट्स का सम्मान करें। ये भारत के लोकतंत्र की आत्मा है। बिल्कुल, जो व्यक्ति को राज्य से ऊपर रखते हैं। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पर।